आज 4 तारीख दिन सोमवार। कोरोना संक्रमण के दौर से जो देश हमारा गुजर रहा है उससे बचने के लिए बहुत सारी एहतियात बरते जा रहे हैं और इन्हीं एहतियातों के तहत ये ऑनलाइन कक्षाएं जो है चलाई जा रही हैं और अधिकांश बच्चों को इसका लाभ मिला है। और फिर से देखिए, एक चीज़ और मैं बता रहा था, आरोग्य सेतु अब आवश्यक हो गया है, उसे जोड़ लेना है सबको। जो जिनके पास मोबाइल है वह सारे लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें ताकि कोरोना संक्रमण की जानकारी हमें उससे हो सके, क्षेत्र की जानकारी हो सके। यदि किसी क्षेत्र में हम गए हों, भर तक कहीं जाए नहीं, तो हमें आसपास कोई कोरोना से प्रभावित व्यक्ति है तो हमें अलर्ट करता है आरोग्य सेतु है। तो ये अब आवश्यक हो गया है। कल के समाचारों में ऐसा था। और फिर से सभी संबंधित अधिकारियों और का धन्यवाद जो इस ऑनलाइन कक्षाओं के लिए इतने सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, खास करके हमारे डीएस महोदय का। और कल से तो 1 तारीख से तो एक और ऐप आया है, स्वयं प्रभा चैनल। और स्वयं प्रभा चैनल पे जो है 10 से 11 तक जो है कक्षा 10 के बच्चों के लिए और 11 से 12 इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए और उसी बच्चों के लिए, और ठीक उसी प्रकार शाम को भी 1-1 घंटे का यह प्रोग्राम है। तो स्वयं प्रभा चैनल दूरदर्शन का चैनल है, इससे बच्चे देखें अपने घर टेलीविज़न पे। उसमें भी कक्षाओं का जो है संचालन कल से हुआ है और ये एक ऐतिहासिक कदम है यार। तो इसके लिए जो है सावधान रहें। अब इसके लिए आप लोग जो है हमेशा तत्पर रहें कक्षाओं के लिए। तो फिर से याद है, मैंने शुरू किया था दूसरा चैप्टर या सरकारी आदेशानुसार जो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी के दूसरा चैप्टर था, दूसरा सेकेंड पार्ट भौतिकी का पहला अध्याय है। तो इसमें सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं परावर्तन से संबंधित। और परावर्तन से संबंधित उन्होंने बताया है कि परावर्तन की परिभाषा क्या है, परावर्तन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, परावर्तन कब नियमित होगा, कब अनियमित होगा, परावर्तन के लिए जो है माध्यम 1 और पृष्ठ सीखना ये होना आवश्यक है। इसीलिए परावर्तन की परिभाषा में पहले बताया गया है कि प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर है इसका नियमित अथवा अनियमित होना। यदि खुरदुरे पृष्ठ है तो उनके द्वारा, खुरदुरे अथवा उबड़ खाबड़ पृष्ठ है तो उनके द्वारा जो है परावर्तन जो है इरेगुलर, उसे नियमित नहीं किया जा सकता। यानी परावर्तन का जो दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये संभव न होता इरेगुलर पृष्ठों के लिए। रेगुलर पृष्ठों के लिए असंभव है। तो जो सूत्र इस दौरान जो परिभाषाएं आई थी, बहुत सी परिभाषाओं में मैंने गोलीय पृष्ठों में भी बताया था कि वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस बिंदु क्या है, लेंस का राउंड, दर्पण का द्वारक क्या है, किस तरह से दूरियां मापी जाती हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखे रहेंगे। तो परावर्तन से संबंधित अध्याय में बहुत कुछ नहीं है। एक सूत्र आवर्धन के लिए, रेखीय आवर्धन के लिए N बराबर I/O, और दूसरा दर्पण समीकरण था 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये है ना। तो इसको देखा गया कि U भी तथा F में यह संबंध था, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में यह संबंध है। इसके द्वारा बताते हैं फिर आवर्धन की जानकारी होती है इससे। और प्रतिबिंबों के पन्ने में कल हम देख रहे हैं कि
प्रकृति का सांकेतिक चित्र यदि बनाए तो ऐसे समतल दर्पण है, एक पृष्ठ जो है चिकना और दूसरा पृष्ठ गलई किया हुआ, क्योंकि प्रकाश की किरण को दूसरी तरफ जाने नहीं है। इसी पृष्ठ पर टकरा कर और इस माध्यम में लौटने की घटना। अवतल दर्पण में जो है झुका हुआ तल जो है परावर्तक है, ये झुका हुआ तल है जो परावर्तक है, और ये दो मुख्य अक्ष है। ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल परावर्तक है। कल हम लोग देख रहे थे कि वस्तु को यदि अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब फोकस पर बिंदुवत छोटा, बहुत छोटा, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हैं कि बिंदुवत, मुख्य अक्ष के तिर्यक आएंगे तो वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब फोकल प्लेन पर ही बने। अनंत से आगे आते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब भी छोटा वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही, और अवतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। ये ध्यान रखने की चीज है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब एक स्थिति को छोड़कर सदैव उल्टे हुआ करते हैं, और जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वो वास्तविक होते हैं। तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। और फिर यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में चलेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, और यदि फोकस पर वस्तु है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ये कल हम लोग देख रहे थे पिछली कक्षा में, यानी कि किरण प्रकाशिकी की तीसरी कक्षा है। 2 कक्षाओं में मैं ये सब बता चुका हूँ पर। इसमें हम लोग देख रहे थे समतल दर्पण में कि जहां वस्तु जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतना ही दूरी पीछे प्रतिबिंब इसका बनता है। ऐसे यदि वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब भी ऐसे सीधा है, जिस तरह की वस्तु है उसी तरह का प्रतिबिंब बनता है। बस केवल लैटरल इन्वर्जन, पार्शियल उत्क्रमण होता है, मतलब दाहिना हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ, बायां हिस्सा दाईं तरफ दिखता है। इसे पार्श्व उत्क्रमण करते हैं प्रतिबिंबों का। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, यानी आवर्तन एक वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है। और इसकी कुछ कंडीशन है, जितनी तेजी से जाएंगे दर्पण की तरफ उतनी तेजी से प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ आएगा। जितना दूर जाएंगे दर्पण से उतना ही प्रतिबिंब भी दूर भागता है। यदि किसी कोण में ऐसे दर्पण है तो ऐसे समतल है, यदि घुमा देंगे थीटा के कोण पर तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाया करता है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि आवर्धन जो है हमेशा एक, यहाँ तो हमने देखा कि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा वस्तु के बराबर अथवा वस्तु से बड़ा बन सकता है। 3 स्थिति सारी स्थिति और आवर्धन की 3 ये तरीके थे। और एक स्थिति ऐसी थी कि यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, इसका किरणें जो है टकरा करके ऐसे गई है, फिर टकरा कर लौटेंगे पीछे की तरफ, इसे पीछे बढ़ाया जाएगा तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा। यहाँ हमने देखा कि वस्तु के बराबर, यहाँ हमने देखा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो
दर्पण को बिना छुए हम देख के बता, अब ऐसा तो देखा जा रहा है जैसे बना हुआ है, तो अवतल दर्पण है, तो जो तल झुका हुआ जो तल है, अवनत जो तल है वह परावर्तक है, तो अवतल दर्पण। यदि उभरा हुआ तल परावर्तक है तो उत्तल दर्पण। और प्लेन अनंत त्रिज्या वाले समझ लें, बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा हिस्सा लगे तो समतल दर्पण होगा। जैसे पृथ्वी है, बहुत बड़ी है, मान लिया उदाहरण के लिए कर रहा हूँ, वह दर्पण तो नहीं है, एक बड़ी है, छोटा सा हिस्सा एक टुकड़ा पृथ्वी पर देखते हैं तो समतल दिखता है। उसी प्रकार किसी खोखले गोले का, मतलब कि कांच के गोले का यदि पृष्ठ काटेंगे, खोखले गोले का पृष्ठ काटेंगे तो यदि झुका हुआ तल परावर्तक है तो अवतल, उभरा हुआ तल यदि वो है तो परावर्तक है तो उत्तल। और पहचान कैसे, प्रतिबिंबों को देखकर पहचान कैसे हो सकेगी? तो जो दर्पण है इसके करीब अंगुली ले जाएंगे, नजदीक रखेंगे। नजदीक रखने का कारण क्योंकि यहाँ हम स्थिति देख रहे हैं, फोकस और दर्पण के बीच में रखते हैं, तो नहीं तो बाकी स्थितियों में जो है प्रतिबिंब इसी तरफ बनेगा, तो अब आभासी बन नहीं पाएगा। यहाँ सीधा 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 प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो उत्तल दर्पण के द्वारा सदैव सीधा बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन वस्तु से छोटा। समतल दर्पण के द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनेगा लेकिन वस्तु के बराबर। लेकिन यदि नजदीक जब मिल जाएंगे इसके, तभी केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और यह वस्तु के बराबर, अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मैग्नीफाइड वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि कैसे जान पाएंगे हम, तो दर्पण को ले आएंगे ऐसे, उसके दर्पण लेंगे एक हाथ में, अंगुली ले जाएंगे इससे नजदीक, अंगुली अपनी ले जाए, या कोई छोटा जो ऐसे चाक है या कोई वस्तु ले लेते हैं, डायरेक्ट या सीधी वस्तु ले लेते हैं, तो यहां देखेंगे हम कि इसका प्रतिबिंब यदि इसी के बराबर है, सीधा है, तो वह दर्पण समतल है। इसका प्रतिबिंब दर्पण में यदि पीछे बड़ा है, बड़ा बन रहा है, इससे बड़ा दिखाई पड़ रहा है दर्पण में पीछे, तब अवतल है। और यदि इसका प्रतिबिंब छोटा बना है, तब प्रतिबिंब जो है, यदि छोटा बना है तब दर्पण जो है वह उत्तल होगा। इनका कहाँ कहाँ प्रयोग है? अवतल दर्पणों का ज्यादा मुख्य तरह से किरणों को फोकसित करने में, जहाँ जहाँ किरणों को फोकसित करना होता है एक जगह पर, जैसे मुंह में कुछ यदि देखना है तो दर्पण लगा के ऐसे लगा के और उसको केंद्रित करके किरणों को वहाँ देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से। तो लेंसों का भी प्रयोग करते हैं देखने के लिए, दर्पण के लिए। एक और इसका जो है टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी में भी इसका प्रयोग करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में जो है, परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और अवतल दर्पण क्या, उसमें परावलयिक दर्पणों का प्रयोग करते हैं। प्रकृति वही झुके हुए तल की ही है परावर्तक होने की, उत्तल दर्पण की नहीं। तो इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं अवतल दर्पण के, तो इसकी जानकारी हम रखेंगे और जान लें कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों की स्थितियां कैसी हैं, और कैसे हम पहचानेंगे कि दर्पण उत्तल है, अवतल है अथवा समतल। ये ध्यान है। तो दर्पण की पहचान कर सकते हैं हम प्रतिबिंब बनने के आधार पर। छोटे छोटे सवाल को देखा जा सकता है कि यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या R 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी जो है वह R/2 के सूत्र से, यानी 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होगी। यदि कोई सवाल जैसे कहा जाए कि
एक अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है जिसकी दूरी जो है वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि ऐसा है और कहा जाए कि इसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमारे पास सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीजें ज्ञात है? f यहाँ r है तो f बराबर r/2, तो r/2 यानी 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर हुआ। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आप इसमें रख लें 1/v बराबर 1/, वस्तु को यदि अंदर रखेंगे तो f बराबर 20, तो 20 से ले लेंगे v बराबर, इसी तरह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहा जाए यदि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी यदि 20 सेंटीमीटर हो, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, कल्पना करिए ऐसा एक सवाल कल्पना किया हम लोगों ने, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु की दूरी अब फिर यहाँ लिखिए 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u आ जाए। यहाँ फिर f का मान 10 सेंटीमीटर, u का मान 20 सेंटीमीटर रख लिया, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो वो वाला हो जाएगा 20 10 यहाँ -1 प्लस यहाँ 2 8 तो -1 20 यानी b बराबर -20 सेंटीमीटर। ये जो है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी ऐसे ही समझिए यदि यह f है तो यह r होगा, यदि यह f है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो बराबर 20 है तो r बराबर 2f होगा, यानी दुगनी दूरी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। ऐसे भी हम जानते हैं तो दुगनी दूरी पर प्रतिबिंब बना, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बना, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा, क्योंकि माइनस से प्रदर्शित कर रहा है। तो 1/v बराबर 1/f माइनस यहाँ 1/u, लेकिन वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक होगी क्योंकि बाई तरफ है, इसीलिए माइनस यहाँ प्लस कर दिया जाए। ठीक है, या फिर तरीके से समझिए, फिर से मैं बता रहा हूँ यह हो जाएगा कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी एवं प्रतिबिंब की प्रकृति प्रदर्शित की। तो देखिए यहाँ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है, या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u है, या 1/v में मान रखने पर 1/v बराबर 1/f फोकस दूरी इसकी, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की ऋणात्मक है होती है, माइनस 1/, कितनी दूरी पर रखा गया है तो -20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ हम माइनस इसे प्लस कर सकते हैं।
तो यहाँ 20, 10 से भाग दें इसमें 2 बार तो -2 और प्लस 1 बार तो -1/20 या b बराबर -20, तो b बराबर -20 हुआ, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो जितनी दूरी पर वस्तु रखती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसको चित्र से भी समझाना होता है तो ऐसे समझाते हैं लोग, सीधे सीधे पढ़ने की। यहाँ फोकस वक्रता त्रिज्या है, सेंटर, वस्तु को रखा गया है वक्रता के ऊपर, फोकस किया एक किरण फोकस कैसे किया और ये काट रहा है। जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब और ठीक वही बन रहा है जहां वस्तु है। तो इसका इस तरह से चित्र के द्वारा भी हम लोग दर्शा सकते हैं, यदि इसकी जानकारी है, चिन्हों की सही जानकारी हो तब। तो ये साफ साफ ध्यान रखते रहेंगे कि वस्तु की दूरी दी गई हो, फोकस दूरी दी गई हो, या तो कोई मान दिए गए हो तो तीसरा स्वाभाविक निकाल सकते हैं। m बराबर यदि मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर रहता है वस्तु का आकार, तो m बराबर v/2, m बराबर v/2 माइनस ऐसे करें, v का मान माइनस प्लस हो जाएगा और बटा 20, तो यह -1 हो गया। तो उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक और सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक हुआ करता है ना। तो हम इस तरह से जानकारी करके और भरसक प्रयास करेंगे, चित्र के द्वारा भी दर्शाएं और इस तरह से भी दर्शा दिया करें। जैसे कि एक 4 सेंटीमीटर पर लंबी वस्तु को 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। जांच करें प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी रखा जाता है। ज्ञात करें प्रतिबिंब की दूरी और रेखीय आवर्धन और रेखीय आवर्धन, यानी क्या सीधे सीधे रेखीय आवर्धन। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। लिखेंगे वस्तु का आकार
वस्तु का आकार 4 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी u है वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर। बाईं तरफ है तो माइनस हो गया 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर, जो भी बाईं तरफ है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये आंकड़े हमारे पास हैं। उसके बाद सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से, चाहे में मान रखने पर, तो 1/, अब b, वैसे एक बात करें, b बराबर 1/f माइनस 1/u, ये दर्पण समीकरण है। तो 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f है, तो 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ मान रखने आते हैं, तो 1/b बराबर 1/f फोकस दूरी है 20, तो माइनस 20 सेंटीमीटर, फिर माइनस 1/, वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस 30, तो माइनस माइनस से प्लस कर सकते हैं ऐसे। तो 1/b बराबर 20 और 30 का एलसीएम 60, तो यहाँ 3 और प्लस 2, तो माइनस 1/60, यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ चला जाएगा? वक्रता त्रिज्या फोकस 40 सेंटीमीटर है, मतलब वक्रता केंद्र से और आगे प्रतिबिंब बनेगा। तो 1/b बराबर माइनस 1/60, मतलब v बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर। और नहीं जानना होगा तो m बराबर माइनस v/u, तो माइनस v की जगह माइनस 60 रखते हैं, और u की जगह है माइनस 30। तो 2, m बराबर माइनस 2 हुआ, m बराबर माइनस 2, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? तो I/O बराबर माइनस 2, O बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो I बराबर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। तो इस तरह वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, और जितनी दूरी पर वस्तु बाईं तरफ रखी गई थी उससे दूसरी दूरी पर प्रतिबिंब से एक बार रफ ऐसा इसमें चेंज कर लेते हैं। तो इसे देख लिया जाए, एक सांकेतिक ऐसे देखें कि फोकस दूरी है, फोकस दूरी इसकी f, वक्रता केंद्र हुआ है c, वस्तु है कहाँ? इन दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर है या 40 सेंटीमीटर है, स्वाभाविक बात है, वस्तु इसके बीच में है। एक किरण लेके जो कि परावर्तित होकर फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण ले लो जो फोकस से होकर जाती हो, फोकस से, और परावर्तन के पश्चात इधर आ जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब इस तरफ बढ़ना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, किरण आ रही इस तरह से बनता है, तो प्रतिबिंब इस तरफ बन गया। और कितना बड़ा बना है? तो आपकी हम देख लिया कि वह 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बाईं तरफ से बना है, उल्टा बना है, इसीलिए आवर्तन ऋणात्मक था। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगली कक्षा में देखा जाए। तो अपवर्तन पढ़ेंगे अगली कक्षा में।